अगस्त 1947 भारत आजाद हो रहा था। लेकिन उसी वक्त एक और चीज हो रही थी, एक ऐसी चीज जिसके बारे में इतिहास की किताबें बहुत कम बोलती हैं, जिसे याद करना आज भी तकलीफ देह है, जिसे समझना आज भी जरूरी है। लाखों लोग मर रहे थे, सड़कों पर, खेतों में, ट्रेनों में, घरों में, और जो लोग बचाने के लिए थे वो खुद बेबस खड़े थे। लेकिन उस वक्त एक इंसान था जिसने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और आज हम वो कहानी सुनेंगे, पूरी, बिना काटे, बिना छुपाए। जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, एक ट्रेन, वो ट्रेन चल रही है, रात का वक्त है, अंदर सैकड़ों लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं, सबकी आंखों में एक ही भाव है, डर। वो किसी नई जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, या शायद बस जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है, और जब दरवाजे खुलते हैं, अंदर सन्नाटा है। वो सभी लोग जो कुछ घंटे पहले जिंदा थे, अब नहीं हैं। ये किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, ये 1947 का भारत है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात, दिल्ली के संसद भवन में रोशनी थी, जश्न था, भाषण थे, उम्मीदें थीं। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, नियति से साक्षात्कार का वक्त आ गया है। पूरी दुनिया ने तालियां बजाईं। लेकिन उसी वक्त पंजाब में आग लग रही थी, बंगाल में खून बह रहा था, सड़कों पर लाशें थीं, और करोड़ों लोग एक देश से दूसरे देश की तरफ चल रहे थे, बेघर, बेजमीन, बेनाम। इतिहास का सबसे बड़ा मानवीय पलायन। एक तरफ से मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे, दूसरी तरफ से हिंदू और सिख भारत आ रहे थे, और बीच में थी हिंसा, बेलगाम, बेरहम, अंधी हिंसा। आजादी का जश्न और खून की होली दोनों एक साथ चल रहे थे। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1946 माउंटबेटन भारत आए, विभाजन की रूपरेखा तय होने लगी। रेड क्लिफ लाइन खींची गई, एक लकीर जिसने पंजाब को 2 टुकड़ों में काट दिया, बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन उस लकीर को खींचने वाले सर सिरिल रैडक्लिफ ने भारत को पहले कभी देखा भी नहीं था। उन्होंने नक्शे पर एक लाइन खींची और चले गए। पीछे छोड़ गए लाखों लोग जो अचानक दूसरे देश में हो गए थे। आप सोचिए, एक किसान जिसके खेत एक तरफ है और घर दूसरी तरफ, एक माँ जिसकी बेटी एक मुल्क में है और वो खुद दूसरे में, एक बच्चा जो रात को सोया एक देश में और सुबह उठा तो उसका देश बदल गया था। ये सिर्फ भूगोल नहीं बदला था, ये लाखों जिंदगियां बदल गई थीं। और जब लोगों को ये एहसास हुआ तो जो टूटा वो इंसानियत थी। पंजाब में पहले दंगे भड़के, फिर बंगाल में, फिर दिल्ली में, फिर पूरे उत्तर भारत में। एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले पर टूट पड़े, एक गांव ने दूसरे गांव को जला दिया। दशकों की दोस्तियां एक रात में खत्म हो गईं। और ये हिंसा किसी एक तरफ से नहीं थी। हिंदू, मुसलमान, सिख सब उस आग में जल रहे थे, सब उस आग को भड़का भी रहे थे। आंकड़े बताते हैं 10 लाख से लेकर 20 लाख तक लोग मारे गए। लेकिन ये आंकड़े नहीं हैं, ये इंसान थे। हर एक का एक नाम था, एक परिवार था, एक सपना था। अब सवाल ये है, उस वक्त प्रशासन कहाँ था? ब्रिटिश अफसर जा चुके थे, नई सरकार अभी संभल रही थी, पुलिस खुद बटी हुई थी, हिंदू पुलिस वाले एक तरफ, मुसलमान पुलिस वाले दूसरी तरफ। सेना थी लेकिन हर जगह नहीं पहुंच सकती थी। रेफ्यूजी कैंप थे लेकिन वो भी भरे पड़े थे। खाना नहीं था, पानी नहीं था, दवाई नहीं थी, और ऊपर से हैजा, टाइफॉइड, हर तरफ बीमारी। नेहरू सरकार कोशिश कर रही थी, गांधी जी अनशन पर बैठे थे, पटेल शांति की अपील कर रहे थे, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे थे। और तब एक इंसान ने कुछ किया जो अब तक किसी ने नहीं किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस वक्त वो भारत के पहले कानून मंत्री थे, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ कानून मंत्री की नहीं थी। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी थी जो सबसे ज्यादा कमजोर थे, जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थे, जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता था। और 1947 के उन दंगों में वो लोग सबसे ज्यादा मर रहे थे। दलित, गरीब, वो जिनके पास न हथियार था, न पैसा था, न ताकत थी, वो सिर्फ मर रहे थे। अंबेडकर ने एक बात बहुत गहराई से समझी थी। उन्होंने समझा था कि जब समाज टूटता है
तो सबसे पहले वो टूटता है जो सबसे कमजोर होता है। जब हिंसा भड़कती है तो सबसे पहले वो मरता है जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। और उस वक्त के दंगों में दलित समुदाय के लोग बिल्कुल अकेले थे। वो न हिंदू भीड़ के साथ थे, न मुसलमान भीड़ के साथ। वो बस बीच में थे। और बीच में होना उस वक्त सबसे खतरनाक जगह थी। लेकिन यहां अंबेडकर ने जो किया वो सिर्फ दलितों के लिए नहीं था। ये समझना जरूरी है। अंबेडकर ने देखा कि ये हिंसा किसी एक समुदाय की नहीं है, ये हिंसा एक पूरे देश की है। और अगर ये नहीं रुकी तो जो देश अभी अभी आजाद हुआ है वो बिखर जाएगा, जन्म लेने से पहले ही। तो उन्होंने क्या किया? अंबेडकर ने सरकार के सामने एक बेहद कठोर, बेहद साहसी और बेहद जरूरी चेतावनी रखी। उन्होंने कहा, अगर इस हिंसा को तुरंत नहीं रोका गया, अगर शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए गए और अगर इस देश में हर नागरिक की जान की बराबर कीमत नहीं तय की गई, तो ये संविधान जो हम लिख रहे हैं एक खोखला कागज बनकर रह जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक अल्टीमेटम था, एक कानून मंत्री का अल्टीमेटम, उसी सरकार को जिसमें वो खुद शामिल थे। लेकिन इसके आगे की कहानी और भी गहरी है। अंबेडकर ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी, उन्होंने एक रास्ता भी सुझाया। उन्होंने कहा, शरणार्थी कैंप्स में व्यवस्था चाहिए, कानूनी सुरक्षा चाहिए और सबसे जरूरी, हर इंसान को यह भरोसा चाहिए कि इस नए देश में उसकी जान की कीमत है। वो जानते थे कि डर से शांति नहीं आती, शांति आती है भरोसे से। और भरोसा आता है जब इंसान देखता है कि व्यवस्था उसके साथ है। लेकिन यहां एक और परत है जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन दिनों अंबेडकर और नेहरू के बीच बहुत तनाव था। दोनों महान थे, दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों भारत को एक बेहतर देश बनाना चाहते थे। लेकिन दोनों की सोच अलग थी। नेहरू की प्राथमिकता थी राष्ट्रीय एकता, देश को एक रखना। अंबेडकर की प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय, हर नागरिक को बराबरी देना। और 1947 के दंगों के दौरान ये तनाव और बढ़ गया। अंबेडकर ने सरकार में रहते हुए कई बार ऐसी बातें कहीं जो सुनने में असहज लगती थीं। उन्होंने कहा, हम एक ऐसा देश बना रहे हैं जिसमें कहा जाएगा कि सब बराबर हैं, लेकिन अगर दंगों में मरने वालों की जांच की जाए तो पता चलेगा कि सबसे ज्यादा मरने वाले वही हैं जो पहले से ही सबसे ज्यादा कमजोर थे। ये एक तथ्य था, एक कड़वा, असहज लेकिन जरूरी तथ्य। और फिर अंबेडकर ने एक और काम किया जो शायद उनके जीवन के सबसे साहसी कामों में से एक था। उन्होंने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, इस संविधान में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दंगे में, किसी भी हिंसा में हर नागरिक की जान की रक्षा करना राज्य का प्राथमिक दायित्व है। ये दायित्व जाति देखकर नहीं निभाया जाएगा, धर्म देखकर नहीं निभाया जाएगा, अमीरी गरीबी देखकर नहीं निभाया जाएगा। हर इंसान, बस हर इंसान। ये प्रस्ताव क्रांतिकारी था क्योंकि उस वक्त ऐसा सोचना भी मुश्किल था। चारों तरफ हिंसा थी, चारों तरफ हम और वो था, और अंबेडकर कह रहे थे सब एक हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे कुछ बदला? क्या उस चेतावनी का, उस प्रस्ताव का, उस संघर्ष का कोई असर हुआ? यह सवाल जरूरी है क्योंकि इतिहास सिर्फ नामों का नहीं होता, इतिहास नतीजों का होता है। हाँ, बदला, लेकिन उस तरह नहीं जैसा हम सोचते हैं। दंगे तुरंत नहीं रुके, हिंसा रातों रात खत्म नहीं हुई, लेकिन जो हुआ वो ये था, सरकार ने शरणार्थी कैंप्स में व्यवस्था सुधारी, कानूनी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए, सेना को और अधिकार दिए गए, और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान में वो प्रावधान शामिल हुए जो आज भी हर भारतीय नागरिक की रक्षा करते हैं। अनुच्छेद 14, सबके लिए कानून के सामने बराबरी। अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 22, मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा। ये सिर्फ कागज पर लिखी लाइनें नहीं हैं, ये उन लाखों लोगों के लिए एक कवच है जो 1947 में मर गए थे, और ये उन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक वादा है जो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ एक और बात है जो इस पूरी कहानी को और गहरी बनाती है। अंबेडकर खुद उस हिंसा में बहुत अकेले थे। वो कानून मंत्री थे, सरकार में थे, लेकिन वो दलित थे, और दलितों के लिए वो दंगे किसी दूसरे की लड़ाई नहीं थे, वो उनकी अपनी लड़ाई थी। उनके अपने लोग मर रहे थे,
उनके अपने समुदाय के लोग भागते फिर रहे थे और वो एक सरकारी कुर्सी पर बैठे थे, जहां से वो देख तो सब सकते थे, लेकिन हर चीज बदल नहीं सकते थे। एक बार उनसे किसी ने पूछा, आप इतना सब देखकर भी शांत कैसे रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं शांत नहीं हूं, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि गुस्से से कानून नहीं बनता, गुस्से से व्यवस्था नहीं बदलती, इसके लिए दिमाग चाहिए और मैं अपना दिमाग उन लोगों के लिए लगा रहा हूं जिनके पास सिर्फ गुस्सा बचा है। ये एक वाक्य, बस एक वाक्य, लेकिन इसमें पूरी जिंदगी है। अब जरा सोचिए, अगर आम्बेडकर ना होते, अगर उस वक्त कोई ऐसा नहीं होता जो सरकार के अंदर रहते हुए भी ये सवाल पूछता, सबसे कमजोर का क्या होगा? अगर वो चेतावनी न दी जाती, अगर वो प्रस्ताव न रखा जाता, अगर संविधान में वो प्रावधान ना होते, तो आज हम किस देश में रहते? ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज का सवाल है, क्योंकि दंगे तब भी होते थे और दंगे आज भी होते हैं। हिंसा तब भी होती थी और हिंसा आज भी होती है। और हर बार जब कोई हिंसा होती है तो सबसे पहले वही मरता है जो सबसे कमजोर होता है। आम्बेडकर ने इसे समझा था। उन्होंने समझा था कि एक देश तभी मजबूत होता है जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी सुरक्षित हो। एक देश तभी सच्चे मायनों में आजाद होता है जब उसके हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी जान की कीमत है। और एक देश तभी आगे बढ़ता है जब वो अपने सबसे दर्दनाक इतिहास को देखने से नहीं डरता। 1947 के दंगे भारत का सबसे काला अध्याय है। लाखों लोग मरे, करोड़ों बेघर हुए, 2 मुल्क बने, लेकिन उस अंधेरे में एक आदमी था जो कहता रहा, रुको, सोचो, इंसान को इंसान मानो। उस आदमी का नाम था डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। और वो चेतावनी जो उन्होंने दी थी, वो आज भी जिंदा है। हमारे संविधान के हर पन्ने पर, हमारे अधिकारों की हर लाइन में, हर उस अदालत में जहां एक गरीब आदमी खड़ा होकर कहता है, मुझे इंसाफ चाहिए, और अदालत सुनती है, ये आम्बेडकर की देन है। इतिहास में बहुत से नाम हैं। कुछ नाम युद्ध जीतने से बनते हैं, कुछ नाम भाषण देने से बनते हैं, लेकिन कुछ नाम इसलिए बनते हैं क्योंकि जब सब टूट रहा था तब वो नहीं टूटे, जब सब चुप थे तब उन्होंने बोला, जब सब देख रहे थे तब उन्होंने किया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का नाम उन नामों में है, और उनकी वो चेतावनी जो उन्होंने 1947 में दी थी, वो आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। क्योंकि जब तक इस देश में कोई भी नागरिक डरा हुआ है, जब तक किसी की जान की कीमत दूसरे से कम है, जब तक कोई हम और वो में बंटकर सोच रहा है, तब तक उनका काम अधूरा है और तब तक हमारी जिम्मेदारी बाकी है। आम्बेडकर ने कहा था, मैं एक समुदाय के लिए नहीं लड़ रहा, मैं एक देश के लिए लड़ रहा हूं, और वो देश हम सब हैं। जय भीम।